सन 1190 तक चंगेज खान की ताकत मध्य एशिया में इतनी बढ़ गई कि वो अब वहां के तमाम शासकों को चुनौती दे सकता था। उस साल करैत कबीले ने जमुखा को गुरखा की उपाधि दी। गुरखा का मतलब था ब्राह्मण का राजा, और यह उपाधि उस समय चंगेज को मिली खगान की उपाधि से भी बड़ी थी। जब चंगेज को खगान की उपाधि मिली तब भी बहुत से कबीलों के लोग उससे नाराज थे, और आज भी जब जमुखा को गुरखान की उपाधि मिली तब भी बहुत से कबीले के लोग उससे नाराज थे। चंगेज खान भी इस बात से बहुत नाराज हुआ। करैत कबीले की सीमाओं से लगकर नेमन्स कबीले का क्षेत्र थे। नेमन कबीले भी चंगेज के नियंत्रण में थे। नेमनों को भी यह बात पसंद नहीं आई कि जमुखा को गुरखा की उपाधि दी गई। उन्होंने जमुखा को चुनौती दी कि वो साबित करे कि वह गुरखान की उपाधि के लायक है कि नहीं। जमुखा समझ गया कि नेमन कबीले के पीछे मंगोल यानी चंगेज खान है, और फिर उसने अपनी सेना को एकत्रित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध हुआ और इस युद्ध में करैत कबीले और जमुखा को मुंह की खानी पड़ी। चंगेज खान के सैनिकों ने जमुखा को पकड़ लिया, उसको चंगेज के सामने ले गए। चंगेज ने जमुखा को अपने साथ फिर से मिलकर काम करने की बात कही। फिर जमुखा ने कहा, जैसे आसमान में सिर्फ एक ही सूरज है, उसी तरह धरती पर सिर्फ एक ही राजा हो सकता है। और उसने चंगेज से कहा कि वह उसका खून बहाए, एक शानदार मौत दे। और फिर चंगेज के सैनिकों ने जमुखा को मार दिया। नेमन्स के साथ मिलकर उन्होंने करैत के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। मध्य एशिया में जहाँ दो शक्तियाँ थीं, वहाँ अब बस एक ही बची थी, और वो थी चंगेज खान के मंगोल कबीले की शक्ति। चंगेज की ताकत बढ़ती जा रही थी। सभी छोटे बड़े कबीले उसके साथ आते जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि खत्म होने से अच्छा है उसका साथ देना। सभी को मिलाकर उनको सिर्फ चंगेज ने सिर्फ एक नाम दिया, मंगोल, और उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर बना मंगोलिया। सिर्फ क्षेत्रों को अपने अधीन करना काफ़ी नहीं था, क्योंकि यह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं था और आंतरिक विद्रोह होने का खतरा भी बना रहता। इसलिए अब चंगेज ने मंगोल की आंतरिक और एकता की व्यवस्था पर ध्यान दिया। एक बड़ा साम्राज्य बनाना और उसको चलाना आसान नहीं था, इसलिए उसने मंगोलिया को 95 प्रांतों में बांटा और उस पर शासन करने के लिए योग्य लोग नियुक्त किए। इसके साथ ही साथ उसने अपनी सेना को भी मजबूत किया। मंगोलिया के हर परिवार से एक व्यक्ति को सेना में शामिल होना आवश्यक था, और इस तरह से लगभग 1 लाख घुड़सवारों की सेना बनाई चंगेज खान ने। जब मंगोलिया की शासन व्यवस्था ठीक से चलने लगी तब चंगेज ने दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी जीतने का रण शुरू किया। आपको याद होगा कि चंगेज ने मर्किट कबीले की संतान को पाला था। उसका नाम था जोची। वह चंगेज का सबसे बड़ा बेटा था। मंगोलिया की शासन व्यवस्था ठीक करने के बाद चंगेज ने जोची को मंगोलिया की सत्ता सौंप दी और खुद विजय अभियान पर निकल पड़ा। चंगेज आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में जो भी क्षेत्र आते उनके सरदार या तो चुपचाप चंगेज खान की अधीनता स्वीकार कर लेते या फिर युद्ध लड़ते, जिसमें उनकी हार निश्चित होती थी। हर जीत के बाद चंगेज खान की सेना का साहस बढ़ता जा रहा था। 1218 तक चंगेज खान ने मंगोलिया से लेकर चीन तक एक बड़ा कब्जा कर लिया था। अब तक उसने सिर्फ पूर्वी राज्यों को कब्जे में लिया था। अब उसने पश्चिम राज्यों की तरफ रुख किया और कारा खितन पर हमला करने के लिए उसने अपनी सेना के एक नेमन सरदार को 20,000 सैनिकों के साथ भेजा। उस राज्य के कुचलक को मंगोलों की ताकत का पता था, इसलिए उसने बिना युद्ध किए ही उनकी अधीनता स्वीकार करने की बात कही। लेकिन उसकी बात को उसी के सेना के कुछ लोगों ने नहीं माना और वो 2 हिस्सों में बट गई। एक टुकड़ी कुचलक के साथ और दूसरी चंगेज खान की सेना के साथ युद्ध करने चली गई। कुचलक वहाँ से चुपचाप निकल गया, क्योंकि वह मंगोलों के साथ नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन कुचलक की सेना को जब पता चला कि वो भाग रहा है तो वह उसके पीछे भागी और उनको पकड़कर कुचलक की हत्या कर दी। चंगेज खान की सेना ने देखा कि कारा खितन की सेना साथ नहीं है और इसलिए वह सेना छोटी और कमज़ोर है, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वह अंदर घुस गए और उसके सैनिकों को मारने लगे। भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में कारा खितन पर भी चंगेज का राज हो गया। अब पश्चिम में भी चंगेज ने जीत की शुरुआत कर दी थी। वो कारा खितन में ही रुका और आगे की रणनीति बनाने लगा। कारा खितन से लगकर ख्वारिज़्म की हुकूमत थी, जो कि एक विशाल मुस्लिम राज्य था। चंगेज खान उनके साथ व्यापार शुरू करना चाहता था और इस वजह से उसने 500 लोगों को ख्वारिज़्म अधिकारियों से व्यापार करने की बात करने के लिए भेजा। और उस राज्य के गवर्नर को लगा कि वो 500 लोग मंगोलियन जासूस हैं। उसने उन लोगों को लूट लिया और उनको राज्य से बाहर भगा दिया। इस बात से चंगेज खान बहुत क्रोधित हुआ और उसने ख्वारिज़्म पर आक्रमण करने की बात सोची। उसने इस बारे में सलाहकारों से सलाह लिया। उसके सलाहकारों ने कहा, ख्वारिज़्म पर आक्रमण करने का इरादा ठीक नहीं है। अगर हम उनसे व्यापार करते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी। चंगेज खान उनकी बात से सहमत हुआ और अपने 3 दूतों को ख्वारिज़्म के बादशाह शाह अलाउद्दीन के पास भेजा।
वह 3 दूत शाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचे और अपना संदेश उनको दिया। उनके संदेश में यह था कि चंगेज़ खान ने हुक्म दिया है कि शाह अलाउद्दीन के गवर्नर ने चंगेज़ के लोगों के साथ जो लूटपाट की है वह उसको वापस कर दे और ख्वारिज़्म में उनके व्यापार करने का रास्ता खोले। शाह अलाउद्दीन चंगेज़ को एक लुटेरा समझता था। उसने उन 3 दूतों में से 2 के बाल कटवा दिए और एक का सर काट कर बाकी दोनों से कहा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो चंगेज़ को बता देना। चंगेज़ खान को जब ये पता चला तो उसने कसम खाई कि वह शाह अलाउद्दीन को तबाह कर देगा और उसका नामो निशान मिटा देगा। कारा खितन के लोगों से चंगेज़ ने बात की और उनसे कहा कि वह ख्वारिज़्म के खिलाफ जंग में उनका साथ दे। कारा खितन के लोगों ने बात मान ली क्योंकि वह भी शाह अलाउद्दीन के दुश्मन थे। मंगोलिया के सैनिक भी वहां आ गए और सबको मिलाकर 2 लाख की सेना तैयार कर ली चंगेज़ ने। उसने ख्वारिज़्म पर 3 तरफ से हमले की योजना बनाई ताकि ख्वारिज़्म की सेना एक साथ ना आ पाए। अचानक 3 तरफ से हुए हमले से बच नहीं पाया ख्वारिज़्म और आखिरकार चंगेज़ खान का ख्वारिज़्म पर भी अधिकार हो गया। शाह अलाउद्दीन के परिवार से जुड़े सभी लोगों को एक एक करके सभी सैनिकों ने मार डाला। सन 1220 में शाह अलाउद्दीन के बारे में चंगेज़ को पता चला कि वह एक टापू पर छिपा हुआ है। उसने उसको पकड़ने के लिए अपने सैनिक वहां पर भेजे, लेकिन जब तक उसके सैनिक वहां पर पहुंचे शाह अलाउद्दीन ने आत्महत्या कर ली थी। ख्वारिज़्म का साम्राज्य बहुत बड़ा था जिस पर अब चंगेज़ खान की हुकूमत थी। उसने गजनी और पेशावर पर कब्जा कर लिया था। तभी उसको पता चला कि शाह अलाउद्दीन का एक बेटा जलालुद्दीन बिंगबरनू गजनी में ही छिपा हुआ है। तो वह अपनी सेना लेकर गजनी गया। तो जलालुद्दीन को जब पता चला तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और सिंधु नदी को पार करके भारत में दिल्ली तक पहुँच गया। दिल्ली में उस समय गुलाम वंश के इल्तुतमिश का शासन था। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश चंगेज़ खान के बारे में जानता था, इसलिए उसने जलालुद्दीन को सहायता देने से इनकार कर दिया। चंगेज़ खान को जब यह मालूम पड़ा कि जलालुद्दीन भारत आया है तो वह उसके पीछे भारत पहुंच गया। इधर जब जलालुद्दीन को इल्तुतमिश से कोई सहायता नहीं मिली तो वह पंजाब की तरफ भाग गया। बहुत ढूंढने के बाद जब चंगेज़ को जलालुद्दीन का पता नहीं चला तो उसने मंगोलिया वापस जाने का मन बना लिया। चंगेज़ खान वापस ख्वारिज़्म पहुंचा। चंगेज़ को अब मंगोलिया तक आगे और जाना था। उसने 20,000 सैनिकों की टुकड़ी कारकिशस और रूस से होकर गुजारी। कारकिशस और रूस के शासकों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की और बदले में चंगेज़ खान के सैनिकों ने वहाँ बहुत लूटपाट मचाई और बहुत कुछ तबाह कर दिया। साथ ही साथ वहाँ का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी अपने कब्जे में कर लिया। रशिया के कई हिस्सों पर हमला करके वहाँ की सेना को अपने सेना मिलाकर चंगेज़ खान की सेना 20,000 से 80,000 तक पहुँच गई और देखते ही देखते रशिया के कई हिस्सों को उसने जीत लिया। इसके बाद चंगेज़ और उसकी सेना वापस चली गई। चंगेज़ खान ने सभी सैनिकों को 3 से 4 साल का आराम दिया ताकि वह अपने परिवारों के साथ कुछ समय बिता सकें। थोड़ा आराम करके फिर उसने अपनी सेना तैयार की और इस बार वह यूरोप की तरफ गया। उसकी तरफ जो भी आया उसने दम तोड़ दिया या तो आत्मसमर्पण कर दिया। चंगेज़ खान का सबसे बड़ा सौतेला बेटा था जोची और 3 सगे बेटे थे। चंगेज़ खान ने अपने पूरे साम्राज्य को अपने तीनों बेटों में बराबर बराबर भागों में बांट दिया, लेकिन जोची को उसने कुछ भी नहीं दिया। उसने जोची को बनाया मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी। उसने कहा अब से जब भी वह नए राज्यों को जीतेगा सब पर जोची का अधिकार होगा। और बाद में उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी। जिस नए क्षेत्र पर उसने कब्जा किया वह तो उसके पहले जीते क्षेत्र से बहुत बड़े थे, लेकिन सन 1226 में जोची की मौत हो गई। जोची की मौत के बाद चंगेज़ के सगे बेटे ओगेदेई को मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। कहते हैं ना कि मौत ही ज़िंदगी की असली सच्चाई है और उसे कोई भी बच नहीं पाया है। अब वो साल आया जब चंगेज़ खान की मौत हुई। 1227 में एक दिन जब वह घुड़सवारी कर रहा था तो वो घोड़े से गिर गया और पत्थर से चोट लगने से उसकी मौत हो गई और उसके बाद दुनिया को क्रूर शासक से मुक्ति मिल गई। मौत के बाद उसको मंगोलिया में जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, खेंती नामक जगह, वहीं पर उसको दफन कर दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चंगेज़ खान की ये पूरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और साथ ही साथ यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन पर जाकर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिले सबसे पहले।